मैं उस रात को आज भी भूल नहीं पाया हूं और शायद जिंदगी भर भूल भी नहीं पाऊंगा। दिसंबर की ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें इधर उधर धकेल रहा हो। मैं और मेरा दोस्त, जिसे मैं बचपन से जानता था, उसी पुराने मोहल्ले में खड़े थे जहां हमारी गली के अंत में एक घर था जो हमेशा बिक्री पर लगा रहता था, मगर कभी स्थायी मालिक नहीं देख पाया। लोग उसमें आते, बस कुछ महीनों में बिना किसी को बताए आधी रात को चले जाते। उस घर के बारे में अजीब कहानियां मोहल्ले के बच्चों में फुसफुसाई जाती थीं। किसी ने कहा वहां एक लड़की की आत्मा है, किसी ने कहा घर के नीचे पुराना कुआं है जिसमें अनगिनत हड्डियां दबाई गई हैं। उस दिन हम दोनों बेतहाशा बोर हो रहे थे और मेरा दोस्त अचानक बोला, चल उस घर के अंदर चलते हैं। मैं हिचकिचाया, मगर उसकी जिज्ञासा हमेशा मुझ पर भारी पड़ती थी। हम पीछे की तरफ गए जहां टूटी फूटी लकड़ी की बाड़ के पीछे एक छोटा सा डॉग डोर था। उसने बिना किसी डर के उसमें से सरक कर प्रवेश किया, अंदर से ताला खोला और मुझे भी अंदर बुला लिया। घर के भीतर हल्की सी सीलन की गंध थी, दीवारों पर पुराना पेंट छिल रहा था और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी पसरी थी, जैसे समय ने यहाँ कदम रखना बंद कर दिया हो। बिजली बंद थी, मगर बाहर की स्ट्रीट लाइट से आती हल्की नारंगी रोशनी खिड़की से अंदर गिर रही थी, जिससे रसोई का कोना कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। रसोई में एक खूबसूरत पुराना ब्रेकफास्ट टेबल था, दीवार से सटा हुआ, बड़ी पिक्चर विंडो के सामने। ठंड के बावजूद अंदर का माहौल अजीब तरह से भारी लग रहा था, जैसे हवा में कोई अदृश्य दबाव हो। हम दोनों फर्श पर बैठ गए उस टेबल के सामने और बस बातों में उलझ गए। क्यों, ये खुद आज तक नहीं समझ पाया। अचानक बिना किसी चेतावनी के मेरे दोस्त ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी। उस चीख के साथ ही मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया। ये अंधेरा सामान्य अंधेरा नहीं था, ये गाढ़ा, चिपचिपा, जिंदा सा लग रहा था, जो मेरे पूरे शरीर को सिर से पांव तक निगल रहा था। ठंड मेरी हड्डियों में घुस गई थी, मगर ये दिसंबर वाली ठंड नहीं थी। ये ऐसी थी जैसे बर्फ में भी कोई सड़ी हुई गीली चीज मुझे लपेट रही हो। मैंने चीखने की कोशिश की और तभी मैंने अपने दोस्त का हाथ कसकर मेरे हाथ को पकड़ते महसूस किया। वो मुझे पूरी ताकत से किसी दिशा में खींच रहा था और मैं पूरी तरह अंधा था, मुझे बस उसका हाथ महसूस हो रहा था। धीरे धीरे मेरी नज़र लौटने लगी और ठंड कम हुई। तभी एहसास हुआ कि हम अब घर के बाहर थे, स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े। दिसंबर की सर्दी वहाँ भी थी, मगर घर के अंदर की ठंड की तुलना में ये जैसे गर्म आलिंगन थी। मैं हाँफ रहा था, उलझन में था और मेरा दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था जैसे किसी ने सीने में हथौड़ा मार दिया हो। मैंने कांपते हुए उससे पूछा, क्या हुआ? उसकी आंखों में डर साफ था और उसकी आवाज़ कांप रही थी। तू बात कर रहा था और मैंने देखा एक काली परछाई, लड़की जैसी, मगर उसका चेहरा कुछ नहीं था, बस अंधेरा। वो टेबल के नीचे से रेंग कर अंदर निकली और तेरे ऊपर बैठ गई और तू आंखें फाड़े इधर उधर हाथ मारने लगा, जैसे कुछ देख ही नहीं पा रहा था। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। हम दोनों कुछ पल चुप रहे, फिर बिना पीछे मुड़े अपने अपने घरों की तरफ चले गए। अगले 2 दिन तक वो चिपचिपा अंधेरा और सर्दी मेरे भीतर जैसे अटक गई थी। रात को नींद नहीं आती और जब आती तो सपनों में वही काली परछाई मुझे देखती रहती और उस घर के पास से फिर कभी अकेले नहीं गुजरा। उस रात के बाद से मेरा दिमाग उस घर के बारे में सवालों से भर गया था। नींद में अचानक मेरी आंख खुल जाती और ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मेरे कमरे के अंधेरे कोने में, पर्दों के पीछे या कभी कभी आईने में अपनी ही परछाई के पास। मैंने कोशिश की कि मैं अपने दोस्त से इस बारे में बात ना करूं, मगर वो खुद भी बदल चुका था। पहले वो मजाक उड़ाने वाला, बेखौफ लड़का था, लेकिन अब उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सतर्कता रहती, जैसे वो हर जगह किसी छिपी चीज को ढूंढ रहा हो। एक हफ्ते बाद मैं उसकी गली से गुजर रहा था और मेरी नज़र अनजाने में उस घर पर पड़ी। दोपहर का समय था, सूरज चमक रहा था, फिर भी घर के ऊपर जैसे एक हल्का सा साया फैला हुआ था। खिड़की के शीशे से मैंने सोचा कि मैंने कुछ हिलते हुए देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं होना चाहिए था। उसी रात मुझे फिर से स्लीप पैरालिसिस जैसा अनुभव हुआ। मैं अपने बिस्तर पर था, कमरे में घुप अंधेरा था और अचानक मुझे लगा कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। मेरी सांसें तेज हो गईं और उसी ठंडी चिपचिपी अनुभूति ने मुझे फिर से घेर लिया। मेरा सिर बिस्तर के बाईं ओर घुमाने की कोशिश कर रहा था, मगर गर्दन जैसे पत्थर बन चुकी थी।
अचानक आंखों के कोने से मैंने एक आकृति देखी, वही काली परछाई, लंबी बिखरे बालों के साथ धीरे धीरे मेरे बिस्तर के किनारे बैठ रही थी। उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि मेरा सीना दबने लगा। उसके बाल मेरे गाल को हल्के से छू रहे थे और उस छुअन में बर्फीली नमी थी। उसके चेहरे पर कोई नाक नहीं, कोई होंठ नहीं, कोई आंखें नहीं, बस एक गहराई थी, इतनी काली कि लगता इसमें झांकते ही मैं कहीं डूब जाऊंगा। तभी कमरे में एक धीमी सी सरसराहट हुई, जैसे कोई पुराना लकड़ी का दरवाजा धीरे से खुल रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर अपने दिमाग में चिल्लाया, जागो! और अचानक मैं हांफते हुए उठ बैठा। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में गूंज रही थी। अगली सुबह मैं अपने दोस्त के पास गया और बिना कुछ कहे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली ठंडी थी और उसकी आंखें लाल। उसने धीमे से कहा, कल रात वो मेरे पास भी आई थी। उसके बाद हमने तय किया कि हमें उस घर की सच्चाई जाननी होगी। अगले शनिवार हम टॉर्च, कैमरा और रिकॉर्डर लेकर उस घर में वापस गए। अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी था, जैसे घर हमारी वापसी को पहचान चुका हो। रसोई में पहुंचते ही हवा में एक बदबू थी, गली हुई मिट्टी और खून जैसी। टेबल के नीचे टॉर्च की रोशनी डालते ही हमें कुछ अजीब खरोंचे के निशान दिखे जो फर्श से दीवार तक फैले थे। कमरे में अचानक तापमान गिर गया और मेरी सांसें धुंध में बदलने लगीं। मैंने रिकॉर्डर ऑन किया और फिर एक बहुत धीमी पर साफ आवाज आई, यहां से चले जाओ। मेरे दोस्त ने टॉर्च गिरा दी और जैसे ही हम दोनों ने टेबल के नीचे फिर से देखा, वही काली आकृति अब खड़ी थी और उसका सिर धीरे धीरे बगल की तरफ झुक रहा था, जैसे हमें टेढ़ी मुस्कान दे रही हो। उस टेढ़ी मुस्कान जैसी हरकत के बाद हमारे पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई और उस पल की हवा इतनी ठंडी हो गई कि मुझे लगा मेरे फेफड़े बर्फ में जम रहे हैं। मेरे दोस्त ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च जैसे किसी ने उसके हाथ से छीनकर फर्श पर फेंक दी और वो घूमती हुई अंधेरे कोनों में लुढ़क गई। कमरे में अब सिर्फ बाहर की स्ट्रीट लाइट की धुंधली नारंगी परछाई थी और उसी में वो आकृति खड़ी थी, पूरी काली, मगर उसके बाल अंधेरे से भी ज्यादा घने और गीले लग रहे थे, जैसे अभी अभी किसी कुएं से निकली हो। उसकी लंबी उंगलियां धीरे धीरे टेबल के किनारे पर सरक रही थीं और जैसे जैसे वो सरकतीं, लकड़ी पर गहरे ताजे खरोंच के निशान बनते जाते। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था वो सीने से बाहर निकलकर फर्श पर गिर जाएगा। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई, हमारे कान बजने लगे और रिकॉर्डर से फिर वही आवाज आई, मगर इस बार ज्यादा तेज, यहाँ से चले जाओ नहीं तो। और फिर एक लंबी धीमी सांस की आवाज, जैसे कोई हमारे बहुत पास खड़ा हो और कान के बिल्कुल पास फूंक मार रहा हो। मेरे दोस्त ने बिना सोचे मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों पीछे हटे, लेकिन जैसे ही हमने दरवाजे की तरफ रुख किया, वो काली आकृति अचानक हमारे सामने आ गई। ना कोई चलने की आवाज, ना हिलने की। उसका चेहरा या जो भी वो था अब इतना करीब था कि मैं उस कालेपन में अपनी ही परछाई देख सकता था, लेकिन वो परछाई मेरी नहीं थी। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे अंगारों में से निकली हों और उसमें नफरत की ऐसी लहर थी कि मेरे घुटने कांपने लगे। मैंने कोशिश की कि मैं अपनी नज़रें हटा लूं, लेकिन ऐसा लगा जैसे उस अंधेरे ने मेरी आंखों को जकड़ लिया हो। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से जोरदार धड़ाम की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी अलमारी गिर गई हो। उसी क्षण उसने अपना सिर पीछे खींचा और कमरे के अंधेरे में विलीन हो गई। हम दोनों ने मौका पाकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, जैसे अंदर से किसी ने पकड़कर खींच रखा हो। मेरा दोस्त पूरी ताकत से धक्का देने लगा और तभी रिकॉर्डर अपने आप ऑन हो गया और उसमें एक तेज कान फाड़ देने वाली चीख गूंजने लगी। अगले ही पल दरवाज़ा खुल गया और हम ठोकर खाते हुए बाहर सड़क पर गिर पड़े। ठंडी दिसंबर की हवा अब हमें गर्म महसूस हो रही थी। हम बिना पीछे देखे भागते हुए उसके घर पहुंचे, दरवाज़ा बंद किया और फर्श पर बैठकर हाँफते रहे। कई मिनटों तक हम कुछ बोल नहीं पाए। जब होश संभाला, मैंने रिकॉर्डर उठाकर सुना। उसमें हमारी सारी बातें, कदमों की आवाज़ और वो भयानक फुसफुसाहट साफ दर्ज थी, लेकिन सबसे अंत में, जैसे हम दरवाज़ा खोलकर भाग रहे थे, एक धीमी मगर ठंडी हंसी गूंज रही थी जो आज भी मेरे कानों में दबे स्वर में सुनाई देती है। हम दोनों ने उस रात कसम खा ली थी कि उस घर के पास नहीं जाएंगे, लेकिन जितना हम उससे दूर रहने की कोशिश करते, उतना ही वो हमारे दिमाग में धंसता चला जाता। नींद में भी वो ठंडी हंसी, वो चिपचिपा अंधेरा और वो बिना चेहरे वाली महिला बार बार लौट आती। एक हफ्ते बाद मेरे दोस्त के चाचा, जो शहर के पुराने इतिहास के जानकार थे, उसके घर आए। हमने हिम्मत जुटाकर उनसे उस घर के बारे में पूछा।
उन्होंने गंभीर चेहरे के साथ कहा, तुम लोग उस जगह के पास भी मत जाना। वो घर 1957 में बना था, लेकिन वहां कभी भी एक परिवार से ज्यादा समय तक कोई नहीं रहा। पहले मालिक की पत्नी, नाम था अंजना, पड़ोसियों के मुताबिक मानसिक रूप से परेशान रहती थी। कहते हैं उसे स्लीप पैरालिसिस होता था और रात में वो कहती थी कि कोई महिला उसके सीने पर बैठ जाती है, सांस रोकने की कोशिश करती है। एक दिन अचानक वो गायब हो गई। पति ने कहा वो मैके गई है, लेकिन अगले हफ्ते उसका शव घर के नीचे पुराने वाटर टैंक में मिला। बाल भीग कर, गले में उलझे हुए और चेहरे पर वही टेढ़ी सी मुस्कान। तब से जो भी उस घर में रहता, उनके साथ अजीब हादसे होते। लोग बीमार पड़ जाते, बच्चों को रात में दम घुटने के सपने आते और कुछ तो आधी रात को चीखते चीखते भाग जाते। उनकी बातों के दौरान मुझे लगा जैसे कमरे का तापमान गिर रहा हो और मेरे दोस्त ने भी मेरी तरफ देखा। हम दोनों ने महसूस किया कि खिड़की के शीशे पर हल्की सी नमी जमा हो रही है, जैसे कोई बाहर से सांस छोड़ रहा हो। उसी रात मैंने तय कर लिया कि मुझे उस घर में जाकर सच्चाई रिकॉर्ड करनी होगी, क्योंकि जो कुछ भी था वो हमारे सपनों में आकर हमें चैन से जीने नहीं दे रहा था। अगले दिन मैंने एक पुराना कैमकॉर्डर, एक डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर और एक थर्मल टॉर्च खरीदी। हमने प्लान बनाया कि हम आधी रात को घर में जाएंगे, क्योंकि पुराने किस्सों में कहा गया था कि वही समय सबसे सक्रिय होता है। 12:03 पर हम घर के पीछे पहुंचे। आसमान में बादल थे, हवा में अजीब सी गंध, जैसे गीली मिट्टी और किसी सड़े हुए कपड़े की। डॉग डोर से अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे कान में हल्की सी फुसफुसाहट की हो, लेकिन जब मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था। रसोई तक पहुंचते ही रिकॉर्डर अपने आप ऑन हो गया। उसमें सिर्फ एक शब्द आया, वापस। इतनी ठंडी आवाज कि मेरी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरियां दौड़ गईं। तभी ऊपर की मंजिल से हल्के कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए। वो आवाज सामान्य नहीं थी, हर कदम के साथ लकड़ी जैसे करहा रही थी, जैसे वो कदम सालों से किसी का बोझ झेल रहे हों। हम दोनों ने अपनी टॉर्च ऊपर की तरफ की और सीढ़ियों के बीचों बीच वो खड़ी थी, वही काली आकृति, भीगे बाल और उसका सिर फिर से उसी डरावनी टेढ़ी मुद्रा में। लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक पुराना जंग लगा चाबी का गुच्छा जो उसके भीगे बालों से टपकते पानी के साथ चमक रहा था। हम दोनों उस जंग लगे चाबी के गुच्छे को देख रहे थे और जैसे ही हमारी नजरें उस पर गईं, उसने बेहद धीमे धीमे अपना हाथ आगे बढ़ाया, मानो वो बुला रही हो। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, नाखून ऐसे जैसे महीनों से कटे ना हों, काले, मुड़े तुड़े और उनके नीचे किसी गहरी गंदगी या सूखे खून जैसे धब्बे। उसके बालों से पानी टपक कर लकड़ी की सीढ़ियों पर गिर रहा था और हर बूंद के साथ जैसे सीढ़ियां सिसक रही थीं। हमारे पांव खुद ब खुद पीछे हट रहे थे, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरे कान में फुसफुसाया, शायद यह हमें कुछ दिखाना चाहती है। मैं हिचकिचाया, मगर अंदर कहीं एक अजीब खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें ऊपर खींच रही हो। जैसे ही हमने पहला कदम सीढ़ियों पर रखा, पूरा घर हल्के से कांपने लगा और ऊपर से एक धीमी गुनगुनाहट सुनाई देने लगी, कोई पुराना टूटता फूटता लोरी जैसा स्वर जो मेरी रीढ़ की हड्डी तक उतर गया। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर हमने देखा कि दाईं ओर एक लंबा अंधेरा गलियारा है और उसके अंत में एक छोटी सी लकड़ी की दरवाजी चौखट जिस पर जंग और काई जम चुकी थी। वहीं वो महिला खड़ी थी, दरवाजे की ओर पीठ किए, और उसकी पीठ पर मैंने पहली बार देखा भीगे बालों के बीच से सफ़ेद सड़ी हुई हड्डियों का हिस्सा झांक रहा था, जैसे चमड़ी का कुछ हिस्सा गल चुका हो। उसने धीरे से उस जंग लगे चाबी में चाबी डाली और ताला खुद ब खुद चर चर की आवाज़ के साथ खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक ऐसी सड़ी हुई, नम और भारी बदबू बाहर फैली कि हमारे पेट में मिचली उठने लगी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन थर्मल टॉर्च से जब रोशनी डाली तो फर्श पर एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था, जिस पर गहरे लाल रंग से कुछ लिखा था, इतना फीका कि पढ़ना मुश्किल था, लेकिन मुझे लगा कि उसमें मेरा नाम जैसा कुछ था। मैं एक कदम आगे बढ़ा ही था कि पीछे से वही ठंडी और गीली हथेली ने मेरी कलाई पकड़ ली और मैंने मुड़कर देखा। महिला का चेहरा अब मेरे इतने पास था कि मैं उसके इस अंधकार में डूबता महसूस कर रहा था। इस बार उसके होंठ थे, लेकिन सीले हुए, टांकों से जैसे बंद किए गए हों, और उन टांकों के बीच से धीरे धीरे एक आवाज़ निकली, खोलो और देखो।
जब मैं उस महिला की परछाई को घूर रहा था, अचानक मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरे कमरे की घड़ी की टिक टिक की आवाज़ बंद हो गई थी, जैसे समय थम गया हो। वो महिला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे और उसका सफ़ेद गाउन हवा में हल्का सा लहरा रहा था। उसके लंबे उलझे हुए बाल चेहरे पर थे, लेकिन उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थीं। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ गले में ही दब गई। तभी वो बेड के पास आकर झुकी और ठंडी बर्फ की जैसी सांस मेरे चेहरे पर महसूस हुई। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम फिर से मेरे सपने में क्यों आए हो? मेरे दिमाग में हजार सवाल थे, लेकिन मैं जवाब नहीं दे सका। तभी उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। अचानक मेरे कानों में तेज घंटियों की आवाज़ गूंजने लगी। पूरा कमरा हिलने लगा और मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे छाती से बाहर निकल जाएगा। और फिर मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। सुबह हो चुकी थी, सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तकिए के पास जमीन पर एक पुरानी मुरझाई हुई सफ़ेद फूल की पंखड़ी पड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उस महिला के बालों में थी।